नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अपने रंग में है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों का उत्साह चरम पर है और राजनीतिक परिदृश्य प्रचार गतिविधियों, रैलियों और रोड शो से भरा हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा है। ऐसे में पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ जीत की वो गारंटी बन गए जो विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस को तो 55-60 वर्षों तक मौका मिला था, लेकिन विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। गरीब कल्याण उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। वनवासियों, गिरवासियों, हरिजनों, जनजाति समुदाय के का उत्थान हो, उनका कल्याण हो, वे भी सुख और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सके, ये कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। कांग्रेस को जाति के नाम पर बांटती थी। सुना आपने, सीएम योगी के इसी अंदाज की वजह से चुनावों में हर प्रत्याशी इसी इंतजार में रहता है कि योगी जी उसकी सीट पर आकर प्रचार कर दें। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों का उत्साह चरम पर है और राजनीतिक मैदान रैलियों और रोड शो से पटा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग सबसे ज्यादा है। मोदी के बाद दूसरे नंबर पर हैं योगी। बीजेपी सूत्रों की माने तो चुनावी गतिविधियों में योगी आदित्यनाथ की भागीदारी की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। योगी के रोड शो और रैलियों की डिमांड लगातार देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे चुनाव गति पकड़ रहा है, योगी आदित्यनाथ डिमांड पर चुनावी अभियान में उतर रहे हैं। हर प्रत्याशी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी चाहता है। हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उभरे हैं योगी। लगभग हर जिले के उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके मतदाताओं को संबोधित करने की इच्छा जाहिर की है और बीजेपी उस इच्छा को पूरा भी कर रही है। बीजेपी के भीतर हिंदुत्व की मजबूत वकालत के लिए जाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ को एक महत्वपूर्ण भीड़ खींचने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। कई चुनावी राज्यों से आई है योगी की डिमांड। राजस्थान में भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार कार्यक्रमों में योगी की भागीदारी की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल है। आप आइए देखिए, मोदी जी के आने के बाद काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन चुका है। पहले 5 लोग एक साथ बाबा का दर्शन करने नहीं जा पाते थे। आज भाइयों बहनों 50,000 लोग भी एकजुट होकर के चले जाए तब भी जगह की कमी नहीं होगी। ये परिवर्तन है। केदारपुरी कांग्रेस के समय पूरी तरह तबाह हो गई थी, प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गई थी। आज भगवान केदारनाथ का दर्शन करने के लिए उत्तराखंड में आप जाएंगे, केदारपुरी का पुनरुद्धार का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां करवा दिया। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस सुरक्षा दे पाती? क्या कांग्रेस राम मंदिर का निर्माण कर पाती? क्या कांग्रेस बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण कर पाती? और क्या कांग्रेस भाइयों बहनों महाकाल के महालोक की अनुभूति कांग्रेस करा पाती? क्या जब कांग्रेस न गरीबों का कल्याण कर सकती है, न विकास का कार्य ही ला सकती है, न आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है, तो फिर कांग्रेस जैसे बोझ को ढोने का मतलब ही क्या है? कोई मतलब है क्या? और इसलिए गलती कतई मत करना। एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और केंद्र की योजनाओं को और राज्य के साथ जोड़ करके उसका लाभ मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मिल सके, यह कार्य श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी ढंग से मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखा दिया।
कार्य करने का एक जज्बा होता है। अब याद करिए, कांग्रेस के समय यह मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन आज विकसित हो चुका है। ये वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना को साकार करना ही राम राज्य के उदाहरण है। एक और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से बिना भेदभाव के हर तबके के लिए पहुंचाने का कार्य हो रहा है। दूसरी ओर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण। कांग्रेस के समय में पर्व और त्योहार नहीं मना पाते थे, कर्फ्यू लग जाता था। कोई होली दीपावली कुछ भी आई, पता लगा कर्फ्यू। छत्तीसगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए हैं। इससे ये साफ है कि मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर रांची में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मोदी ने ओल्ड सेंट्रल जेल में स्थित स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय में बिरसा मुंडा की 25 फुट ऊंची प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और देश के सैकड़ों स्थानों पर देश के सभी वरिष्ठ जन आज झारखंड का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। अटल जी के प्रयास से ही इस राज्य का गठन हुआ था। देश को, विशेषकर झारखंड को अभी 50,000 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का उपहार मिला है। मैं अटल जी की सरकार थी जिसने आदिवासी समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग से बजट बनाया। हमारी सरकार के दौरान अब आदिवासी कल्याण का बजट पहले के मुकाबले 6 गुना तक बढ़ चुका है। पीएम जनमन योजना का नाम रखा है पीएम जनमन। पीएम जनमन यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके तहत अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। देश के 22,000 से ज्यादा गांवों में रह रहे ऐसे 75 जनजातियां, वो 75 जनजातीय समुदाय की, प्रिमिटिव ट्राइब्स की पहचान हमारी सरकार ने की है। जैसे पिछड़ों में भी अति पिछड़े होते हैं, वैसे ही ये आदिवासियों में भी सबसे पीछे रह गए आदिवासी है। देश में इनकी संख्या लाखों में है। इन सबसे पिछड़े आदिवासियों को मूल सुविधाएं भी नहीं मिली हैं। आजादी के 75 साल के बाद भी नहीं मिली है। इस आदिवासी समाज के लोगों को कभी पक्का मकान नहीं मिला। इनकी कई कई पीढ़ियां में बच्चों ने स्कूल तक देखा नहीं है। इस समाज के लोगों के कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए अब इन जनजातियों तक भारत सरकार विशेष अभियान चलाकर पहुंचने वाली है। आज भी बहुत से राज्यों में कई गरीब हैं जिनके पास योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है। कई ऐसे भी गरीब हैं जो योजनाओं का लाभ लेने के लिए भाग दौड़ करने में सक्षम नहीं है। आखिर कब तक हम उन्हें उनके हाल पर छोड़े रहेंगे?
इसी दर्द में से, इसी पीड़ा में से, इसी संवेदना में से ये एक सोच निर्माण हुई है। आज झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विस्तार के तहत कई रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड भी देश के 100%, 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वाला राज्य बन गया है। इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी मेरे झारखंड वासियों को बहुत सारी बधाई देता हूं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं पीएम मोदी की बातों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है, सुनिए। उन्होंने कहा है कि आंधी चली है और कांग्रेस की तंबू उखड़ने वाली है। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि गांधी की आंधी ऐसी चली है कि आप सीधे भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली में आकर के गिरे हैं और आपको भगवान बिरसा मुंडा से माफी मांगने को कांग्रेस पार्टी ने मजबूर कर दिया है। जिस तरह से 4 सालों में हमारी सरकार ने काम किया है, हम ये कह सकते हैं कि जो 14-15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही वो नहीं कर पाई और उन्हीं चीजों को की माफी मांगने के लिए आज प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रधानमंत्री आते हैं, नई नई चीजों की घोषणा करके चले जाते हैं। मुझे वो दिन भी याद है 2017 में शायद अमित शाह जी आए थे और उन्होंने कहे थे कि शहीद ग्राम विकास योजना का हम शुरुआत करेंगे इससे बिरसा मुंडा की धरती से। 2017 से आज हो गया 2023 का अंत होने चला, इतना भी करें। और आज हम कहना चाहते हैं कि अगर वो आए हैं, मैंने उनको स्वागत किया है झारखंड की धरती पर। सरना कोड जो यहाँ के लोगों को मांग है और विधानसभा से पारित करके उसको भेजने के काम झारखंड सरकार ने किया है, लेकिन अगर आज के दिन में उनको ये सौगात झारखंड वासियों को देनी चाहिए था। ये मेरा अपना विचार, अपना ख्याल है। जब अगल बगल में चुनाव की डंका बज जाती है तब देखते हैं कि उसके बगल में राज्य में जाकर माननीय प्रधानमंत्री वहां के वोट को प्रभावित करने के लिए एक काम करते हैं। आज हमारे बगल में कौन राज्य है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव बाकी है और बगल से हम मैसेज देने की काम करते हैं। जालौन कोतवाली क्षेत्र के आबकारी विभाग का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें आबकारी विभाग में तैनात कर्मचारी ताश के पत्तों के साथ हार जीत की बाजी लगा रहे हैं। बता दें कि कुल्लम कुल्ला जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। अलीगढ़ के थाना इगलास इलाके के स्वालेपुर में दिवाली पर पटाखे छोड़ने के विवाद में हत्या की घटना सामने आई है। बता दें कि आरोपी युवक ने दिवाली की रात हत्या की धमकी देते हुए 24 घंटे के भीतर बर्थडे पार्टी के दौरान घर में घुसकर युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आगरा पुलिस ने 20 होम स्टे को बंद कराया है, जिसके बाद अब आगरा में होम स्टे का संचालन नहीं हो रहा है। बता दें कि जब तक पुलिस की कार्रवाई पूरी नहीं होगी तब तक होम स्टे का संचालन नहीं होगा। बदायूं के दातागंज नगर के मोहल्ला में किसी व्यक्ति ने आम जनता की मन की बात के पोस्टर लगाए थे, जिस पर लिखा था कि आम लोगों की दुकान को प्रशासन ने तोड़ दिया था और कोई मुआवजा नहीं दिया गया। तो वहीं पोस्टरों का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है।
फतेहपुर के थाना राधानगर के सथरिया में दीपावली के दिन हर्ष फायरिंग की गई, तो वहीं हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और निकाय चुनावों में देरी हो गई है, जिस पर विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर चुनाव लेट किया है। तो वहीं दूसरी तरफ 1 दिसंबर को निकाय का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब ऐसी स्थिति में 1 दिसंबर से प्रशासक निकाय का कार्यभार संभालेंगे। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में नगर निगम का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन अभी चुनाव कराने को लेकर सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं हो पाया है। दरअसल आरक्षण का फैसला ना हो पाने की वजह से निकाय चुनाव कराने में देरी हो रही है। ऐसे में नगर निकायों में प्रशासक की नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। 2 दिसंबर से आगामी 6 महीने या नए बोर्ड के गठन तक सरकार के प्रशासक नियुक्त होंगे। शहरी विकास निदेशालय के मुताबिक साल 2018 में निर्वाचित 84 नगर निकायों का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को पूरा हो रहा है। निदेशालय ने निकायों का परिसीमन राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया था, जिसके तहत मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया चल रही है। फरवरी के पहले हफ्ते में आयोग अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। एकल सदस्य समर्पित आयोग की ओर से निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस आधार पर निदेशालय ने यूपी नगर पालिका वो नगर निगम अधिनियम यानी उत्तराखंड में यथाप्रवर्त के तहत निकायों में प्रशासक तैनात करने की सिफारिश की है। ये प्रशासक डीएम या उसके स्तर से नामित अधिकारी होंगे, लेकिन एसडीएम स्तर के नीचे के नहीं होंगे। तो वहीं इस पर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी जहां इस मामले को निर्वाचन आयोग का मामला करार दे रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल की माने तो चुनाव कराने का काम आयोग करता है। ऐसे में बीजेपी तो चुनाव के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। निश्चित रूप से देश के अंदर चुनाव और राज्य के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के रूप में और सत्तारूढ़ दल होने के नाते पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और हमने इसकी प्रक्रिया को भी प्रारंभ कर दिया है। प्रारंभिक चरण में हमने 3 लोगों का पैनल बनाने के लिए भी कहा है। अब बाकी जो प्रक्रिया है वो आयोग को पूरी करनी है। आयोग जब चुनाव चाहेगा हम तब चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, हम लगातार समाज सेवा में संलग्न रहते हैं और हमारे पास एक लंबी फेहरिस्त है समाज सेवकों की जो निकाय चुनाव में जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। दिसंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों को वहाँ बैठाएंगे प्रशासक के रूप में, और वो सरकार के दबाव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के काम करेंगे, उनके नेताओं के काम उनके हिसाब से प्रशासन काम करेगा और उसका इफेक्ट जो है चुनाव में आएगा। जनता भूल जाएगी कि 4.5 साल तक इनके सांसद सुध लेने नहीं आए, 4.5 साल तक इनके सांसदों ने कुछ नहीं किया। उस समय वो कहीं नालियाँ बनवा रहे होंगे, कहीं स्ट्रीट लाइट लगवा रहे होंगे, कहीं किसी को जो है एक्स्ट्रा मदद करा रहे होंगे, तो उससे चुनाव को प्रभाव पड़ेगा और ये बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि अब निकाय चुनाव वक्त पर नहीं होंगे, जिस कारण निकायों का कामकाज अब प्रशासक संभालेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब निकाय चुनाव होंगे तो कब होंगे। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।